हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद अवधर्स। तो आज मैं क्लास 7th इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक एंड एलियन हैंड का चैप्टर सेकंड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हो सकेगा तो मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा। इस चैप्टर में बताया जाता है कि एक एलिफेंट होता है, इसका नेम होता है कारी। पहले हमें चैप्टर का नेम ऐसे समझना है, ब्रिंगिंग अप कारी। तो ये चैप्टर का नेम है और कारी एलिफेंट का नेम है। और एक ऑथर है, ऑथर या लड़का है जो कि इस स्टोरी का ऑथर भी है। उस लड़के को उस हाथी को दे दिया जाता है जब वो 5 मंथ्स ओल्ड बेबी होता है। और जो ऑथर होते हैं इसे दिया जाता है वो 9 years का होता है। या ये लिखा है, आई वॉज 9 years। Carl the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. He seemed to remain that high for nearly 2 years. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Kari bumped against the poles as he moved about. तो ये है कि एक कारी एलिफेंट होता है जो कि 5 months का होता है और वो मुझे और वो मुझे दे दिया होता है। ये बता रहे हैं ऑथर कि वो मुझे दे दिया होता है जब मैं 9 years का होता हूँ। और जब वो अपने टिप टॉप अपने पंजों पे खड़े होते थे तब भी वो जो हाथी था उसकी पीठ पर ही पहुंच पाते थे क्योंकि वो हाथी इतना बड़ा था। और उसकी हाइट ही सीम दैट हाई फॉर नियरली 2 years। ये बराबर लोग जैसे वो भी हाइट बढ़ती आई थी उसकी, उनकी भी हाइट बढ़ती आई थी, बराबर रेशियो चलता रहता था। मुझे लगता था सेम सेम ये हाइट है। और ये इसमें बता रहे हैं कि वी ग्रू टुगेदर, वो लोग एक साथ बड़े होते हैं और इसलिए उन्हें लगता है कि मुझे कभी पता नहीं चला कि वो कितना लंबा था। और वो एक पवेलियन में रहता था। पवेलियन एक तरह से एक हाउस टाइप होता है। पवेलियन एक तरह से हम हाउस की तरह मान सकते हैं क्योंकि उसमें लाइक ऐसा होता है और एक किधर होता है और उसमें ऐसी एक रूफ रखी होती है। तो उसके अंदर जो एनिमल होते हैं उसको बांध देते हैं ताकि एनिमल कहीं जाए ना। और जो ये होते हैं इनके स्टम्प्स, इसको स्टम्प्स बोलते हैं, वो थोड़े मोटे होते हैं ताकि थोड़े मजबूत हों और जो एनिमल्स हैं वो ना तोड़ ना दें और घर ना टूट जाए, पवेलियन ना टूट जाए। अंडर अ थैच्ड रूफ, ठीक है, विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स so that could not fall in when Kari bumped against the poles moved about। तो इसलिए वो जो स्टम्प्स होते थे वो थोड़े मोटे होते थे ताकि जो कारी अगर वो आगे पीछे बढ़े तो वो टूट ना जाए। First of One of the first thing Kari did was to save the life of a boy. Kari did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. Every day I used to take him to the river in the morning for the bath. He would lie down on the sandbank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. After that, he would lie in the water for a long time. On coming out, his skin would be shining like ebony, and he would squeal with pleasure as I rubbed water on down his back. तो ये बताते हैं कि जो ऑथर हैं, जिसके पास जो लड़का था जिसके पास ये कारी हाथी एलिफेंट था, वो बता रहा है कि सबसे पहली चीज़ जो कि कारी ने की वो एक लड़के की जान बचाना था। कारी ज़्यादा नहीं खाता था पर फिर भी उसे कम से कम 40 पाउंड ट्विक्स चाहिए होते थे एक दिन में, खेलने के लिए, खाने के लिए। और हर दिन वो जो कारी को, जो लड़का है, हर दिन कारी को रिवर के पास ले आते थे मॉर्निंग बाथ के लिए।
तो जो कारी था वो लेट जाता था और थोड़ा नीचे अपने पैरों पे बैठ जाता था और सैंड बैंक पे बैठ जाता था। तो जो ऑथर है, जो लड़का है, वो क्लीन सैंड से, जो रिवर होती है उसके पास जो साफ साफ सैंड होती है, इससे हम लोग कुछ बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो उसी सैंड से उसको रगड़ते थे ताकि उसकी जो गंदगी है और वो साफ हो जाए। 1 घंटे के लिए ऐसे ही करते रहते थे। उसके बाद जो उनका एलिफेंट था कारी, कारी पानी में जाता था और जब वो बाहर आता था तो उससे क्या होती थी, जो जितनी भी सैंड थी वो हट जाती थी और गंदगी बढ़ जाती सैंड के साथ, तो वो एकदम साफ हो जाती थी उसकी स्किन। तो उसकी स्किन एकदम ईवॉनी की तरह शाइन करती थी। ईवॉनी शाइन बहुत होता है उसमें, इसलिए एज एंड ही वुड स्क्वील विथ प्लेजर एज ए रब्ड वाटर राउंड हिज बैक। तो जैसे जो हाथी होते हैं वो आवाज़ निकालते हैं, तो वही आवाज़ जिसमें बता रहे हैं कि जब ये रगड़ते थे, रब डाउन वाटर, जब वाटर जाता था उनकी पीठ पे जाता था कारी की, तो वो मज़े से चिल्लाता था। ये मैंने बताया था। इसमें एक ये स्टम्प है, एक ये है, एक ये है, और ये थैश रूफ है, ये कारी है, ये ऑथर हैं। इसमें दिखा रहे हैं कि वो सिर्फ उसकी पीठ तक ही पहुंच पाता था, अपने टिप टो पे खड़े होकर भी। और ये ट्विक्स है। Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant, and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious steaks for his dinner. One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. तो ये बता रहे हैं कि जो कारी को जब उन्हें घर ले आना था तो वो कारी को क्या करते, कान से पकड़ लेते थे, क्योंकि अगर कान से पकड़ते थे तो कारी को लगता था ये पनिशमेंट दे रहे हैं। तो अगर कोई इंसान किसी को पनिशमेंट देता है तो कुछ भी नहीं कहता ना, वो आराम से चलते चले आता है। तो वैसे ही एलिफेंट भी करते हैं। तो एलिफेंट को अगर आप एयर से पकड़ लोगे और खींच के लाओगे तो वो आराम से आ जाएगा। और बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे, तो बताने ये ईजिएस्ट सबसे आसान तरीका होता है एक हाथी को लाने का, कहीं ले जाने का। और जो हाथी को वो जंगल के एज पर छोड़ देते थे और फिर चले जंगल में छोड़ देते थे, और फिर जंगल के कोने पे छोड़ देते थे, और फिर चले आते थे पूरे जंगल में लीशियस स्टिक उसके लिए, ट्विक्स ढूंढने के लिए, ये ये ढूंढने के लिए। इसको हम झाड़ियाँ भी कह सकते हैं। और जो ट्विक्स लाने में उन्हें बहुत टाइम लगता था, क्योंकि आधा घंटा जो हैचेट को शार्प करने में लग जाता था, क्योंकि अगर वो शार्प नहीं करेंगे और जो ट्विक्स है वो थोड़ी ख़राब हो जाए, कम कटे या फिर ज़्यादा कट जाए, तो जो एलिफेंट है वो उसको छुएगा भी नहीं। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट बिकॉज इट इज म्यूटिलेटेड टू नॉट टच इट। तो वो ये बता रहे हैं। फिर ये बताते हैं, it was not an easy job to get twigs and saplings for Kari. I had to climb all kinds of trees to get most delicate and tender twigs. As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grew like a cath- cathedral of leaves and branches. I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Kari calling calling to me in the distance. As he was still very young, the call was more like of a baby than an elephant. तो ये बता रहे हैं कि जो ट्विक्स लानी होती थी उन्हें अपने कार्य के लिए, वो बहुत, और सैपलिंग्स, वो बहुत ही आसान काम नहीं था उन चीज़ों को लाना। उन्हें हर तरीके के पेड़ पे चढ़ना पड़ता था, चढ़ने में टाइम लगता है। फिर उसके बाद उन्हें हैचेट को साफ़ करना था, शार्प करना था, शार्प करने में आधा घंटा लग जाता था। उसका उन्हें काटने में थोड़ा टाइम लगता था, और उन्हें बेस्ट ट्रिक्स चाहिए होती थी, इसलिए उन्हें और ज़्यादा टाइम लगता था। और जो कारी है उसको भी जो यंग ब्रांचेस होती हैं वो बहुत पसंद थी बेनियन ट्री की। तो एक दिन जब वो एक स्प्रिंग डे
एक दिन ऐसी मार्च के टाइम वो जा रहे होते हैं और ढूंढने होते हैं, ऐसे ही काट रहे होते हैं ट्रिक्स, तो उसी टाइम पे उन्हें एकदम से आवाज़ आती है करी के चिल्लाने की। उन्हें लगता है कि कोई करी को हर्ट कर रहा है। फिर उन्हें लगता है कि ये आवाज़ जो एलिफेंट है उनका बहुत बहुत यंग है। तो उन्हें लगता है कि ये एक एलिफेंट की नहीं, किसी बेबी की है। इट वॉज मोर लाइक द कॉल वॉज मोर लाइक ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट। I thought somebody was hurting him, so I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I left him. But he was not there. तो ये बता रहे हैं कि जब उन्हें लगा कि कोई परेशान कर रहा है कारी को, तो जहाँ पे उन्होंने कारी को छोड़ा था फॉरेस्ट के एज पर वहाँ पे जब वो आते हैं तो उन्हें वो मिलता ही नहीं है। एज ऑफ ट्री वेयर आई लेफ्ट हिम बट ही वाज नॉट देयर। आई लुकड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। उन्होंने देखा हर जगह पर, वो नहीं ढूंढ पाए। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग above its surface. Then it rose higher, and it was the trunk of my elephant. I thought he was drowning. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was very much higher than I. But I saw his back rising up the water, and the moment he caught my eyes, he began to trumpet and struggle up to the shore. Then, still trumpeting, he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. तो अब बताता हूँ मैं एक थोड़ा थोड़ा करके। तो जब वो जाते हैं जंगल में, जो पानी के पास जाते हैं, तो वो देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट है जो कि मतलब बाहर आने की कोशिश कर रहा है। फिर वो थोड़ा ऊपर आता है, फिर उन्हें पता चलता है अरे ये तो मेरे मेरे ये एलिफेंट की ट्रंक है, मेरे एलिफेंट की सूंड है। तो फिर वो उन्हें लगता है वो डूब रहा है, पर वो हेल्पलेस थे क्योंकि वो उस टाइम कुछ नहीं कर सकते थे। अब कोई इंसान किसी हाथी को, छोटे हाथी को कैसे बाहर निकाल सकता है? वो तो बच्चे थे, तो वो जंप भी नहीं कर सकते थे। और 400 पाउंड, तो फिर वो जंप भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इतने भारी हाथी को वो अकेले नहीं निकाल सकते थे, और वो हाथी उनका उनसे लंबा भी था। फिर उन्होंने देखा कि वो ऊपर आ रहा है, और फिर जो मोमेंट था उससे वो अचंभित रह गए, देख के शॉक हो गए। ही कॉट माई आइज। और जो उनका हाथी था वो ट्रम्पेटिंग, जिस तरह की आवाज़ निकालते हैं जो एनिमल्स, तो उनकी अलग अलग आवाज़ को अलग अलग नेम रखते थे। और एलिफेंट जिस तरह की आवाज़ निकालता है उसको ट्रम्पेट बोलते हैं। तो ट्रम्पेटिंग की आवाज़ निकालते हुए आ रहा था शोर किनारे की तरफ, और तब भी वो चिल्ला रहा था जैसे वो कुछ इशारा कर रहा हो, कुछ बताना चाहता हो अपने मालिक को, अपने ओनर को। ठीक है। तो उस जो कारी था, कारी ने ऑथर को पानी में ले लिया, पानी के अंदर ले पुश मी इनटू द वाटर। एज आई फेल इनटू द स्टीम, जैसे वो पानी में गए तो उन्हें देखा कि एक लड़का जमीन में डूब रहा है। फ्लैट लोग डूबने लगते हैं वैसे, तो डूब रहा है। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज सम वॉट अफ्लोट। I came to the surface of the water to take my breath, and there Kari was standing, his feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore, and the slow current was already dragging me down. Seeing us drift by the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretched out his trunk again. I raised up my hand to catch it and I slipped. तो ये बता रहे हैं कि वो जाते हैं और उसकी हेल्प करते हैं, उसको पानी में से निकालते हैं। तो वो पूरा नहीं डूबा होता है, ज़मीन तक नहीं पहुंचा होता, सतह तक।
तो वो अपनी सांस लेते हैं और अंदर चले जाते हैं उसको बचाने के लिए। और वहीं पे कारी भी खड़ा होता है, और उसके जो पैर होते हैं वो सैंड में होते हैं। तो वो अपनी जो ट्रंक के स्ट्रेच करता है, और वो जैसे कि उसका जो हैंड है, लाइक अ हैंड, अपनी ट्रंक को अपने हाथ की तरह यूज़ करता है। और जो ओनर है, ओनर की हेल्प करता है लड़के को बाहर निकालने में। आई ड्राइव डाउन अगेन। फिर वो वापस से बाहर आते हैं, सांस लेते हैं, अंदर जाते हैं। और वो अच्छे स्विमर नहीं थे, इसलिए वो भी पूरे जो शोर होता है, किनारा होता है, वहाँ तक नहीं ले जा पाए उस लड़के को, और ना ही खुद जा पाए। और स्लो करेंट्स भी थे, उससे वो नीचे डूब रहे थे। सिंग स्टेप जो कारी था, कारी ने देखा ये डूब रहे हैं और मतलब नीचे जा रहे हैं, किनारे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कारी जो था वो बहुत स्लो रहता है, बहुत स्लो चलता है। मगर तभी उस टाइम पे, उस मोमेंट पे, कारी बहुत तेज हॉक की तरह, हॉक लाइक एक बर्ड होती है जो कि बहुत तेज उसकी मूवमेंट होती है। तो जो कारी था वो आया, और उसने हमें देखा, उसने कारी ने उन लोगों को देखा स्ट्रेस्ड हुए। फिर कारी ने वापस अपनी अपनी ट्रंक का यूज़ करके उन लोगों की हेल्प करना चाहा। मगर जो लड़का था वो फिसल गया उनके हाथ से। तो उन्होंने क्या किया, अपनी गर्दन, उनकी गर्दन से, आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग इन सॉर्ट ऑफ वाटर, बट this time I found the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upward like an arrow. In spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. तभी अपना एक्सपी बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ था वहाँ पे। तो वापस ही डूबने लगते हैं, मगर इस टाइम पे वो नीचे जाते हैं और दोनों पैर की हेल्प से नीचे जाकर एकदम बहुत तेज से दम लगाते हैं और ऊपर निकल आते हैं एरो की तरह स्पीड में। जैसे ही दिखा रहे हैं कि इधर ये कारी है, और कारी अपनी गर्दन से अपने ओनर को पकड़े है, और ओनर अपने हाथ से उस डूबते हुए लड़के को पकड़े हैं। ऐसा दिखाया गया है। वो जाते हैं नीचे और अपने दोनों पैरों की हेल्प लेकर ऊपर आ जाते हैं। और फिर और वो बताते भी हैं कि अब वो नीचे गए होते हैं, और तभी अपने उस लड़के को भी पकड़े होते हैं अपने एक हाथ से। As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. This frightened me. I thought some water animal was going to swallow me. I heard Kari squealing, and I know it was his trunk about my neck. It pulled us both ashore. तो अब ये बता रहे हैं कि वो नीचे डूबने वाले होते हैं, तभी जो कारी होता है वो उनको अपनी गर्दन, अपनी ट्रंक से उनकी गर्दन को पकड़ लेता है जिससे वो डूबे ना, और दोनों को अशोर की तरफ ले आते हैं, किनारे की तरफ ले आते हैं। ये पुल्डस बोथ अशोर। अब इसका जो आगे का पार्ट है वो मैं नेक्स्ट जो वीडियो है मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अब ये 18 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। अब आगे में रास्ता नहीं, ज़्यादा बड़ा वीडियो जाएगा, आप बोर भी हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।